हेलो गाइस, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में औरंगजेब का इतिहास देखेंगे। आइए लर्न करते हैं, लेट्स लर्न। इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, तब ये सब और अच्छे से समझ में आएगा। औरंगजेब, इनका टाइम पीरियड है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। इनका जन्म, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में दोहद, गुजरात में हुआ था। इनके पिता शाहजहां थे और माता अर्जुबंद बानो बेगम। इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, अर्जुबंद बानो बेगम की याद में, ठीक है, इनकी माता का नाम था। और इनके गुरु, औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब की पत्नी 1637 ईस्वी को फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरस बानो बेगम, ये औरंगजेब की पत्नी थी। इन्हें राबिया उद दौरानी भी कहा जाता था, ठीक है, इन्हें राबिया उद दौरानी भी कहा जाता था। औरंगजेब की पहली पत्नी थी, वैसे तो यही मेन ही पत्नी है, ये दिलरस बानो बेगम, औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम, इन्हें राबिया उद दौरानी भी कहा जाता है। और औरंगजेब ने इन्हीं की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। और इसी बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है? ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। इसी बीबी के मकबरे को मिनी ताज भी कहा जाता है। इसी बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र दक्षिण भारत में पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, और जबकि आगरा का ताजमहल उत्तर भारत में पड़ता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, हम इस में बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत फास्टली सीखेंगे। देखिए, इनके पुत्र, औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम और सुल्तान मोहम्मद अकबर। मोहम्मद सुल्तान से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन जो ये थे मोहम्मद आजम शाह, किसी किसी इतिहास की बुक में मिलता है कि जो बीबी का मकबरा बनाया गया था, तो जो मोहम्मद आजम शाह थे, इन्होंने बीबी का मकबरा, कि किसका मकबरा है कहा जाता है, इसी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, ये दिलरस बानो बेगम, दिलरस बानो बेगम, इन्हें राबिया उद दौरानी भी कहा जाता है। ये जो दिलरस बानो बेगम थी, औरंगजेब की पत्नी, इन्हीं का मकबरा है, बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, इन्हीं का मकबरा है। तो कोई इतिहासकार ये मानता है कि इसको औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी की याद में, बीबी का मकबरा। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसको इसके पुत्र ये मोहम्मद आजम शाह ने अपनी मम्मी की याद में, अपनी माता की याद में बनवाया था, अपनी मतलब कि ये बीबी का मकबरा। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, यही बहादुर शाह प्रथम है जो आगे चलकर क्या बनता है? अगला शासक, औरंगजेब के बाद अगला शासक यही बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। और सुल्तान मोहम्मद अकबर, ये वही अकबर हैं जो आगे चलकर अभी इनसे विद्रोह कर देंगे और मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों से जाकर मिल जाएंगे। चलिए आगे देख ले हैं। और ये थे मोहम्मद काम बख्श, ये थे औरंगजेब के 5 पुत्र, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद सुल्तान और बहादुर शाह प्रथम और सुल्तान मोहम्मद अकबर। और ये इनकी पुत्रियां थी जेबुन्निसा, जीनतुन्निसा, बद्रुन्निसा, जब्तुन्निसा और मेहरुन्निसा। आगे देख लेते हैं उपाधियाँ। जो औरंगजेब था, इसको जिंदा पीर की उपाधि मिली थी। जिंदा पीर मतलब किसे कहा जाता है? इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करने के कारण इसे, औरंगजेब को, जिंदा पीर की उपाधि दी गई। ये कट्टर इस्लामिक था, ठीक है, मतलब इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानता था, इतना ज़्यादा कि ये शरीयत के हिसाब से ही काम करना पसंद करता था। जो भी ऐसा था कि जो इस्लामी कानून के विरुद्ध थे, उनको ये अपने कानून में शामिल नहीं किया, और उनको अंत में देखेंगे हम लोग कि ये बंद करवा दिया सब, ठीक है। चलिए, इसलिए कट्टर इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करने के कारण इसे जिंदा पीर कहा गया। इसे बहादुर की उपाधि भी मिली थी, आलमगीर की उपाधि मिली थी। आलमगीर का मतलब होता है विश्व का विजेता, ठीक है। और हाफिज की उपाधि मिली थी। हाफिज की उपाधि किस लिए मिली थी? इसे पूरा कुरान कंठस्थ था, इसीलिए इसे हाफिज की उपाधि भी मिली थी, ठीक है। राज्याभिषेक के समय औरंगजेब ने जो उपाधि धारण की वो था अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। बहुत लंबा चौड़ा उपाधि है, तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें बादशाह आलमगीर गाजी, इसको तो याद ही रखना है। कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो औरंगजेब ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। साबूगढ़ की विजय के बाद 31 जुलाई 1658 को, और देवराई में अंतिम विजय के बाद
15 जून 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, इसके पिता शाहजहाँ के शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में जो शाहजहाँ के उत्तराधिकार मतलब कि जो इनके औरंगजेब के और भाई थे उनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। उसमें हम लोगों ने धर्मड़ का युद्ध देखा था, देवराई का युद्ध देखा था और सामूगढ़ का युद्ध देखा था। तो क्या होता है, सामूगढ़ के युद्ध में जो है ये अपने बड़े भाई को हरा देता है, पराजित कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद अपना राज्याभिषेक करवाता है, लेकिन फिर से वो दोबारा आक्रमण इनके बड़े भाई करते हैं, तो फिर से दोबारा आक्रमण होता है, तो उसे कहते हैं देवराई का युद्ध। तो उसमें अंतिम रूप से पराजय उनकी होती है इनके बड़े भाई की। उसके बाद ये अपना फिर से राज्याभिषेक करवाता है। तो ये इस तरह ये 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला अपने ही टाइम पीरियड में पहला मुगल बादशाह है। एक बार अकबर ने भी करवाया था, अकबर ने भी 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, लेकिन अकबर ने एक बार पंजाब के कालानौर जिले में करवाया था, ठीक है, और उसके पिता की मृत्यु के बाद, और दोबारा दिल्ली में करवाया। और ये पहला शासक है जिसने दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में ही 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे देख लेते हैं प्रमुख विद्रोह। इसके समय के प्रमुख विद्रोह: जाटों का विद्रोह। प्रथम संगठित विद्रोह 1669 में गोकुल जाट सरदार के नेतृत्व में। 1670 तिलपत के युद्ध में हसन अली खां द्वारा गोकुल की हत्या। इसको देख लेते क्या है। जाटों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह ये प्रथम संगठित विद्रोह था, ठीक है। जाटों का विद्रोह प्रथम संगठित विद्रोह था। इन्होंने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये जो है कट्टरपंथी, कट्टर मुस्लिमवादी का समर्थक था, ठीक है। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब जो है इस्लामिक बहुत मतलब कि सबको इस्लामिक धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था। वे शरीयत के कानून के हिसाब से काम करता था, ठीक है। तो ऐसे में जो जाट किसान ये सब थे, ये सब मतलब त्रस्त हो चुके थे इसके शासनकाल में। हिंदुओं पर भी इसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। तो ये त्रस्त होकर क्या किए? विद्रोह कर दिए। तो जो प्रथम संगठित विद्रोह था 1669 में होता है। और जो गोकुल जाट थे ये जो है नेतृत्व कर रहे थे उस समय गोकुल जाट और नेतृत्व कर रहे थे। फिर 1670 में तिलपत का युद्ध होता है। तिलपत के युद्ध में हसन अली खां जो कि इसके मुगलों की तरफ से थे, इसने जो है गोकुल की क्या कर दी? हत्या कर दी, इनको मार दिया गोकुल को। उसके बाद फिर जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह होता है 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में। जैसे कि इसने जो है इस्लाम को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया कि अन्य धर्म को मान्यता ही नहीं दी। वो अन्य धर्मों को भी चाहता था कि वो उसको इस्लाम में शामिल कर दे, ठीक है। ये जैसे अपना भारत था, तो भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, आप उनको पता है। तो भारत जो है एक हिंदूवादी राष्ट्र था, तो ये उसको मुस्लिमवादी मतलब इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। तो जो ये राजा राम थे, इनके नेतृत्व में जब जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह हुआ ना, तो इन्होंने भी इसके धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए, दुख या आहत पहुंचाने के लिए क्या किया? अकबर की कब्र जो मतलब बनाया गया था उसको खुदवाया, और उसमें से जो बची हुई अस्थियां थी उनको उसमें से खुदवा कर उसको जला दिया, जिससे इसको बहुत ज़्यादा ठेस और आहत पहुंचा औरंगजेब को। जब इसको आहत पहुंचा तो इसने जो जाटों के दूसरा संगठित विद्रोह था जिसका नेतृत्व राजा राम कर रहे थे, उनकी भी हत्या करवा दिया, ठीक है, उनकी भी हत्या करवा दिया। इसके बाद राजा राम के बाद इसके भतीजे चूड़ामण ने, राजा राम के बाद फिर जाटों का नेतृत्व किया राजा राम के भतीजे चूड़ामल ने, फिर से दूसरा नेतृत्व किया, जाटों का नेतृत्व किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये छिटपुट रूप में थोड़ा बहुत ऐसे चलता रहता है, और अंत में ये दक्षिण भारत जब चला जाता है वहाँ पर, तो 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब तक ये छिटपुट रूप में थोड़ा बहुत इसको देखने को मिलता है, ये युद्ध चलता रहता है। वैसे तो जब इनका राजा राम की हत्या करवा देता है गुस्सा होके औरंगजेब, तो एक प्रकार से समझिए जो बहुत बड़ा विद्रोह था वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन थोड़े रूप में चलता रहता है संघर्ष, ठीक है। आगे देख लेते हैं सतनामियों का विद्रोह, इसे मुंडिया विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। ये नारनौल व महेंद्रगढ़ जो हरियाणा के आसपास के भूभाग में है वहाँ पर देखने को मिलता है। इसे मुंडिया विद्रोह इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी होते हैं मेन, वो उनका जो सिर होता है, बाल होता है, वो अपना मुड़ाए रहते हैं, इसलिए इनको
मुंडिया विद्रोह भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं सिख विद्रोह, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिख विद्रोह जैसे कि हम देख ले हैं अभी कि ये ईसाई धर्म का बहुत बड़ा मतलब कट्टरपंथी, एक प्रकार से कह लीजिए कट्टरपंथी मुस्लिम था। ठीक है, ये शरीयत के हिसाब से कानून कर रहा था, जो इस्लामिक कानून में आते थे उसको ज़्यादा मानता था, उसी के हिसाब से काम करता था। यहाँ तक कि उसने क्या किया, जो इसके दरबार में चित्रकार थे उन सबको भी बंद करवा दिया। चित्रकार, नृत्यांगना हो गई। ठीक है, और इससे क्या हुआ, और जो मेवाड़ थे, मारवाड़ थे, वहाँ के शासक मतलब ये चाहता था कि सबको कैसे इस्लाम धर्म में लाया जाए। तो क्या हुआ यहाँ पे, सिख विद्रोह। सिख विद्रोह इसने क्या किया, जो उस समय इसके समय सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, तो ये इसने सोचा कि अगर हम सिखों के गुरु से ही इस्लाम धर्म कबूल करवा लें तो जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं वो सभी इस्लाम धर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, सिखों के 9वें गुरु उनको जो है पकड़वा लिया, बंदी बनवा लिया। गुरु तेग बहादुर उस समय थे। उनको बंदी बनवाने के बाद उनको 5 दिन की कड़ी यातनाएं दी। ठीक है, 5 दिन की कड़ी यातनाएं देने के बाद उनको क्या किया, और उनके साथियों को भी पकड़वा कर उनको कड़ी यातनाएं देने के बाद गुरु तेग बहादुर को दिल्ली ले जाकर शीशगंज के पास 1675 ईस्वी में सर को अलग कर दिया। जब वो इस्लामिक धर्म को मानने से मना कर दिए, जब ये गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकारने से मना कर दिया, तब उनको दिल्ली के पास एक शीशगंज जगह है, वहाँ पर उनके सर को अलग करवा दिया। कभी कभी ये भी एग्जाम में आता है कि सिखों के जो 10 गुरु हुए थे उसमें से कितने गुरुओं को मुगलों द्वारा सज़ा सुनाई गई थी, तो 2 गुरुओं को। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसके पहले शाहजहाँ के पहले जहांगीर वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी, जहांगीर ने दिलवाया था। क्यों दिलवाया था, सब कुछ हमने पढ़ा है। और इसमें सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को इसने क्या किया, उनके शीश को कटवा दिया, अलग कर दिया, शीशगंज नामक जगह पर, जो कि दिल्ली के पास में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1975 में हुआ था। इसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। इन्होंने भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की और 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण की ओर चला गया। 1682 ईस्वी में औरंगजेब दक्षिण की ओर चला गया। उसके बाद उसको उत्तर भारत की ओर आने का मौका ही नहीं मिला। कहा जाता है कि उसने दक्षिण में 25 वर्षों तक लगभग दक्षिण भारत में ही फंसा रह गया और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से। और उसके बाद फिर जब अगला शासक बनता है बहादुर शाह, अगला शासक ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, यही अगला शासक होगा, इसका पुत्र ये तीसरा पुत्र बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के समय सिखों और मुगलों के बीच में एक समझौता हो जाता है। उसके बाद ये भी समाप्त हो जाता है। आगे आता है राजपूतों का विद्रोह। राजपूतों के विद्रोह में हम लोग देखेंगे वही मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों का विद्रोह इसके प्रति हो जाता है, औरंगजेब के प्रति। अकबर के समय में तो ठीक ठाक चल रहा था लेकिन इसके समय में विद्रोह हो जाता है। क्यों विद्रोह होता है, वही सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि इतनी ज़्यादा जो है इस्लामिक धर्म को मान्यता देता है कि और किसी धर्म के फेवर में ही नहीं रहता है और सभी धर्म को भी वो अपने धर्म में मिलवाना चाहता था। तो इससे क्या हुआ, सभी के धर्म को ठेस पहुंचती है और इससे धीरे धीरे दूरियां बनाने लगते हैं, तो विद्रोह होने लगता है। ऐसे में क्या हुआ, जो इसका एक पुत्र था, यहाँ पे हमने पढ़ा है, इसका एक पुत्र था सुल्तान मोहम्मद अकबर। यहाँ पे अकबर ही करके देख रहे हैं अभी। जो इसका पुत्र था इसने भी इसका विद्रोह किया, क्योंकि वो मतलब उसके समझ में आ रहा था कि जो इसके पिता कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसका विद्रोह किया। शहजादा अकबर का विद्रोह यहाँ देख लेते हैं। जो शहजादा अकबर था, है तो बहुत कुछ लेकिन मेन पॉइंट पर चल रहे हैं। तो शहजादा अकबर ने मारवाड़ और मेवाड़ के शासक का सहयोग प्राप्त कर अकबर ने 1681 को अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। जो अकबर होता है इसका पुत्र, वो मारवाड़ और मेवाड़ के शासक के पास जाता है और बताता है कि मैं जो है स्वतंत्र शासक बनना चाहता हूँ, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम अपने पिता के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे, ये सब अपना बताता है ये। ठीक है, तो जो ये थे इन्होंने कहा ठीक है हम आपका साथ देंगे, इन्होंने इनका साथ दिया। ठीक है, तो जब ये बात औरंगजेब को पता चली, तो औरंगजेब ने क्या किया, जो मारवाड़ और मेवाड़ के शासक हैं इनके खेमे में एक पत्र सभी के पास लगभग पहुंचवा दिया। उसमें लिखा था कि
बहुत अच्छा काम कर रहे हो अकबर कि तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। ठीक है, ऐसा एक पत्र लिखकर औरंगजेब ने इनके खेमे में लगभग सभी के पास पहुंचवा दिया। उसमें लिखा था कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो अकबर कि तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। ठीक है, और हम एक एक करके बारी बारी से सभी राजपूतों को मार रहे हैं। तो ऐसे में राजपूतों को लगा कि ये अकबर भी अपने पिता से मिलकर आया है हमारे बीच में विश्वासघात करने। ठीक है, जब ये मारवाड़ और मेवाड़ के जो राजपूत थे उनको क्या लगा कि जो इन्हीं का पुत्र था, कि उनको लगा कि जो है ये जो है अपने पिता के साथ मिलकर हमारे साथ आया है और यहाँ के सूचना वहाँ तक पहुँचा रहा है और औरंगजेब क्या कर रहा है कि ये के राजपूतों को मरवा रहा है। ऐसे में जो है ये लोग जो इनका साथ दे रहे थे अकबर का, इनका साथ छोड़ देते हैं, इनका साथ फिर नहीं दिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बाद में राजपूत साथ छोड़ देते हैं अकबर का, फिर बाद में साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, अकबर भागकर शिवाजी के पास जाता है। शिवाजी दक्षिण भारत, मराठा महाराष्ट्र। ठीक है, अभी तक तो उत्तर भारत की बात चल रही थी। अब यहाँ देखिए, फिर जो अकबर था वो भागकर शिवाजी के पास जाता है, लेकिन शिवाजी के पुत्र संभाजी रहते हैं। मतलब जब भागकर शिवाजी के पास आता है तो उस समय शिवाजी प्रेजेंट टाइम में मौजूद नहीं रहते हैं और उनके पुत्र संभाजी रहते हैं। तो क्या हुआ, संभाजी ने इसको संरक्षण दे दिया, अकबर को संरक्षण दे दिया, मतलब अकबर का साथ देना सही समझा। फिर क्या होता, औरंगजेब अकबर का पीछा करते हुए मराठा पहुंच जाता है और अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में ही बिताता है। जो औरंगजेब है फिर वो पीछा करते हुए अकबर का मराठा तक पहुंच जाता है और मराठा पहुंचने के बाद वो अपने अंतिम दिन लगभग अंतिम दिनों 25 वर्ष तक लगभग दक्षिण भारत में ही बिताता है। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था इसके पिता के समय, शाहजहाँ के समय, कि जो चारों पुत्र थे शाहजहाँ के, उनको 4 जगहों का सूबेदार बनाया था। उसमें जो ये औरंगजेब था इसको दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था, दक्कन के पठार का। तो इसको जो है दक्षिण के विषय में, दक्षिण भारत के जहाँ का सूबेदार ये पहले अपने शहजादे वाले रूप में था। ठीक है, अपने शहजादे वाले समय में तो राजा बनने के बाद उत्तर भारत में आगरा और दिल्ली पर भी वहीं पर विस्तार कर रहा था। लेकिन जब ये दक्षिण भारत में आता है, महाराष्ट्र में, उसका पीछा करते हुए संभाजी के यहाँ, तब इसको जो है वहीं पे 25 वर्ष तक अटका रह जाता है, क्योंकि फिर वहाँ का विस्तार करने लगता है। फिर इसको उत्तर भारत जाने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो 25 वर्षों तक लगभग यहीं पे रह जाता है और यहीं पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि फिर मुगलों का यहीं से पतन धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में ही बिताया। बाद में अकबर क्या करता है, फिर अकबर सोचता है अगर हम लोग पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए अकबर फिर बाद में क्या करता है, फारस भाग जाता है और फारस में ही अकबर की मृत्यु हो जाती है। आगे देख लेते हैं मराठों का विद्रोह। मराठा विस्तार शिवाजी के माध्यम से दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में प्रारंभ होकर पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो जो शिवाजी का दक्षिण भारत में धीरे धीरे अपना वो विकास कर रहे थे। ऐसे में जब औरंगजेब को पता चली तो इनके शिवाजी के विकास को बढ़ता देख औरंगजेब ने राजपूत राजा जयसिंह, ये एक कछवाहा राजा थे जिनसे इनके संबंध थोड़े ठीक थे, तो उनको जो है कछवाहा राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के पास संधि करने के लिए भेजा औरंगजेब ने। तो यही है पुरंदर की संधि। एग्जाम में बहुत बार आता है कि पुरंदर की संधि, वह शर्तें या पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी, तो शिवाजी के बीच में और राजा जयसिंह के बीच में। राजा जयसिंह को किसने भेजा था शिवाजी से संधि करने के लिए? औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब ने भेजा था, तो पुरंदर की संधि हुई शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। पुरंदर की संधि एवं शर्तें शिवाजी और जयसिंह के बीच जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने किले औरंगजेब को देने पड़े, जिससे औरंगजेब की प्रतीकात्मक जीत हो गई है। तो बहुत सारी संधि, जो संधि में नियम एवं शर्तें हैं वो है 5-6 ही, लेकिन हमने एक ही यहाँ पे बताया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मराठों का विद्रोह। संभाजी द्वारा मुगलों से संघर्ष। संभाजी कौन थे? शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी द्वारा मुगलों से संघर्ष, संभाजी की हत्या करवा देता है फिर औरंगजेब, और इसमें जो है संयोगवश होता है कि हार जाते हैं और इनकी हत्या करवा देता है। उसके बाद 1689 ईस्वी में
संभाजी की हत्या करवा देता है। जो संभाजी के पुत्र होते हैं साहूजी महाराज, उनको भी कैद कर लेता है ये। आगे 1690 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैला था। ये 1690 ईस्वी एक ऐसा दौर था जिस समय ये औरंगजेब का शासनकाल एकदम चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है, सबसे उत्कृष्ट पर था। उसके बाद फिर यह धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है जब औरंगजेब दक्षिण भारत में चला आता है और यहाँ पर विकास करने लगता है। 25 वर्ष तक लगभग यहीं पर फंसा रह जाता है दक्षिण भारत में, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक विकास था उस समय मुगलों का। मुगल साम्राज्य काबुल अफगानिस्तान से लेकर चटगांव, कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैला था। कावेरी नदी आपको पता है दक्षिण भारत में है, ठीक है। तो इतना विस्तार ये कर लिया था और अकेले ही पूरा संभालता था। उसके बाद फिर दक्षिण भारत विजय, बीजापुर अभियान 1685 से 86 ईस्वी, सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को पराजित कर किले पर औरंगजेब अपना अधिकार कर लेता है। गोलकुंडा अभियान 1686 से 87 ईस्वी में शासक अबुल हसन कुतुब शाह, ये गोलकुंडा के उस समय के शासक थे, ठीक है, इनको भी पराजित कर इनके किले पर औरंगजेब अपना अधिकार कर लेता है। मतलब बीजापुर गोलकुंडा दोनों जगह पे, दोनों किलों पर अपना अधिकार कर लेता है। आगे देखते हैं, एक कहावत है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। अभी हमने बताया ना कि जब वो दक्षिण भारत में जाता है विकास करने, फिर वहीं पे विकास करने लगता है, ठीक है। तो ऐसा विकास फिर वहीं पे करते करते वो लगभग 25 वर्षों तक वहीं पे फंसा रहता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए एक कहावत भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। अपने अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत में फंसा रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के पतन का दौर शुरू हो गया। इसका मेन इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है क्योंकि इतना ज़्यादा साम्राज्य विस्तार फैला दिया था कि उसका एक केंद्रीकरण, मतलब एक केंद्रीय शक्ति का स्थान नहीं बचा। और दूसरा था कि एक सशक्त उत्तराधिकार नहीं मिला मुगलों को। इससे भी समझ लीजिए मुगलों का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। आगे देख लेते हैं मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास महाराष्ट्र में हुआ था। इसका मकबरा औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद महाराष्ट्र नामक स्थान पर स्थित है। ऐसे भी कह सकते हैं औ से औरंगजेब, औ से औरंगाबाद, औ से औरंगजेब, औ से औरंगाबाद, ठीक है। आगे बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित दिलरस बानो बेगम जो औरंगजेब की बीबी थी, औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम, इन्हें ही राबिया उद दौरानी भी कहा जाता है, ये हमने बताया था यहाँ पे। इन्हीं के मकबरे को बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसे दक्षिण ताजमहल या द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोती मस्जिद नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित है। मोती मस्जिद जो कि नई दिल्ली लाल किला परिसर में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जबकि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली वाले मोती मस्जिद का निर्माण तो औरंगजेब ने करवाया, तो आगरा वाले मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे इसने कुरान के आधार पर शासन किया। औरंगजेब ने कुरान के आधार पर शासन किया, मतलब ये शरीयत के हिसाब से शासन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, उसको ज़्यादा महत्व मानता था, ठीक है। नौरोज़ त्यौहार को बंद कर दिया। नौरोज़ त्यौहार पारसियों का त्यौहार था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। चलिए आगे, झरोखा दर्शन की परंपरा, इसको भी इसने बंद कर दिया। तुलादान प्रथा भी बंद कर दिया। तुलादान प्रथा अकबर के समय ही स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था कि जो राजा थे उनके बराबर सोने और चांदी को तौला जाता था, उसके बाद उसको जनता में बंटवा दिया जाता था, लुटा दिया जाता था या दान दे दिया जाता था। यही है तुलादान प्रथा, इसको भी इसने बंद करा दिया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। कलमा खुदवाना ये और क्यों बंद कर दिया, क्योंकि ये जब हिंदुओं के पास जाता था, ठीक है, तो इससे भी ये भी जो है इस शरीयत के हिसाब से इसको सही नहीं लगा, तो इस कलमा खुदवाना बंद कर दिया सिक्कों पर। आगे सिजदा और पैबोस जैसी प्रथा भी बंद कर दी। सिजदा और पैबोस, सिजदा मतलब हमने आपको बताया था सर को झुकाकर प्रणाम करना, और पैबोस मतलब पैरों को चूमना, इसको भी इसने बंद करवा दिया। 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा
कर लगा दिया। फिर से पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर हमने आपको बताया है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, सुरक्षात्मक कर। जजिया कर 1679 ईस्वी में फिर से लगा दिया। औरंगजेब बीड़ा बजाता था और बाकी इसके समय में जो संगीत, चित्रकला, नृत्य सभी को प्रोत्साहन दिया गया था, उन सभी को इसने बंद करवा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब बंद करवा दिया तो जो संगीत, नृत्य कला और ये जो चित्रकारी ये सब था, तो दिल्ली और आगरा छोड़कर ये लोग जब बंद करवा देंगे तो ये लोग क्या किए, इधर उधर भागने लगे। इससे क्या हुआ, भारत में अलग अलग स्थानों पर फिर से ये अपनी नई शैलियों को विकसित किए। ठीक है, तो इस अगर कहा जाए कि कौन सी इसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा पसंद था, तो बीड़ा बजाना। और कहा जाए अगर नगाड़ा कौन बजाता था, तो अकबर को नगाड़ा बजाना पसंद था। और बीड़ा किसको बजाना पसंद था, औरंगजेब को। आगे देख लेते हैं। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसी मुगल सेना में नहीं थे। मतलब सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके समय में थे, औरंगजेब के समय। इतने हिंदू सेनापति किसी भी मुगल सेना में नहीं थे। कितने, लगभग जितने भी थे उसमें से एक तिहाई हिंदू सेनापतियों का अनुपात इसने रखा था, यानी 33%। एक तिहाई हिंदू सेनापति होंगे यानी 33%, जबकि 2/3 मुस्लिम सेनापति होंगे। ठीक है, ऐसे इसने बनाया था। आगे देख लेते हैं। इसने सामाजिक वैश्यालयों को भी बंद करवा दिया और महिलाओं से विवाह करने के लिए या ये जो व्यवसाय था उसको छोड़ने के लिए कहा गया। ठीक है, इसने शरीयत के विरुद्ध जाने वाली 80 करों को भी समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने शरीयत, अभी हमने पढ़ा कि शरीयत के हिसाब से वो काम करता था, तो शरीयत के विरुद्ध जाने वाली 80 करों को भी इसने समाप्त करा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।